इंट्यूटिव मशीन्स एक एंड टू एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है जिसका लक्ष्य चंद्रमा और उसके आगे की क्षमता को उजागर करना है। हालांकि वो कोई साधारण कंपनी नहीं है। उनके पास चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने का पहला अमेरिकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का खिताब है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि इंट्यूटिव ने यह सफलता कैसे हासिल की, किस तरह से इस मिशन को अंजाम दिया और इस मिशन में किस किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने साथ दिया। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। चंद्रमा पर उतरने वाला निजी अंतरिक्ष यान 22 फरवरी 2024 को उतरा। इस अंतरिक्ष यान का नाम ओडिसियस है। यह अमेरिका के ह्यूस्टन टेक्सास स्थित प्राइवेट स्पेस एजेंसी इंट्यूटिव मशीन्स द्वारा निर्मित है। 1972 के बाद यह पहला अमेरिकी मून लैंडर बन गया जब अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के अंतिम दल ने चंद्रमा का दौरा किया था। आइए सबसे पहले इस प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। यह एक अमेरिकी स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है जिसका मुख्यालय ह्यूस्टन टेक्सास में है। इसकी स्थापना 2013 में स्टीफन अल्टेमस, काम गाब्रियन और टिम क्रेन द्वारा की गई थी। कंपनी ने चंद्रमा की सतह पर पहुंच बनाने, लूनर ऑर्बिटर डिलीवरी और चंद्रमा से धरती पर संचार सेवा प्रदान करने के लिए एक लूनर प्रोग्राम शुरू किया है। इंट्यूटिव मशीन्स के ओडिसियस मिशन के लक्ष्य इन सारी पॉइंट्स पर केंद्रित हैं। इनका लक्ष्य प्राइवेट क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से मून मिशन को और भी एफोर्डेबल बनाना। उनके इस मिशन में चंद्रमा के खनिज संपदा और साइंटिफिक नॉलेज हासिल करने के लिए चंद्रमा के सतह का अध्ययन करना शामिल है। उनके साइंटिस्ट इनोवेटिव रोवर और एफिशिएंट एक्सप्लोरेशन के लिए लैंडर डेवलप करने में लगे हुए हैं। उनका विजन है कि ह्यूमन को चंद्रमा पर बहुत लंबे समय तक रहने योग्य व्यावसायिक वातावरण तैयार किया जाए। इस अंतरिक्ष यान में नासा के 6 पेलोड्स को भी ले जाया जा रहा है। इन सभी पेलोड्स के साथ स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास लैंड करेगा और टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए यह चंद्रमा का अध्ययन कर डेटा कलेक्ट करेगा। आइए जानते हैं कि कैसे ओडिसियस स्पेसक्राफ्ट ने धरती से चांद तक का सफर पूरा किया और सफर में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यान को एलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी द्वारा बनाए गए फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा अमेरिकी समय अनुसार 1:05 दिन बुधवार 15 फरवरी 2024 को केप कैनावेरल फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। लॉन्च के कुछ मिनट बाद रॉकेट का पहला चरण यान से अलग होने के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित वापस आ गया और फाल्कन 9 रॉकेट ने स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के आउटर स्पेस में सुरक्षित पहुंचा दिया। ओडिसियस को 15 फरवरी को लॉन्च होने के बाद सीधे चंद्रमा की ओर प्रोजेक्ट किया गया। रास्ते में इसने खुद को सही प्रोजेक्टाइल पथ पर स्थापित करने के लिए अपने इंजन को कई बार चालू किया और इसने पृथ्वी और चंद्रमा की इमेज को प्रसारित किया। इसने 21 फरवरी को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। लैंडिंग का प्रयास करने से पहले शुरुआत में सतह से 92 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाया। अंतरिक्ष यान ने अपने इंजनों को कम ऊंचाई पर उड़ने के लिए चालू किया, फिर ऑटोनोमस मैन्यूवर की एक श्रृंखला में चला गया जिसमें उसने खुद को फिर से रीओरिएंटेट किया और अपने नीचे के गड्ढों और पत्थरों का आकलन करना शुरू कर दिया। लैंडिंग से पहले के घंटों में मिशन कंट्रोल को लगभग मिशन रुकने वाली तकनीकी समस्या से जूझना पड़ा। ओडिसियस की रेंजिंग लेजर जो यान की ऊंचाई और वेग की गणना करने वाले थे, ठीक से काम नहीं कर रहे थे। ये इंस्ट्रूमेंट्स चंद्रमा की सतह पर यान की ऑटोनोमस यात्रा का मार्गदर्शन करने में मदद करने वाले थे। सौभाग्य से बोर्ड पर नासा के कुछ प्रायोगिक लेजर थे जिसको इंजीनियरों द्वारा नेविगेशन कंप्यूटर में पेच अर्थात कनेक्ट करने में सक्षम हुए। तब जाकर यान ने अपने लैंडिंग प्रोसेस को शुरू किया और 6 पैरों वाला फोनबूथ आकार का अंतरिक्ष यान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव से लगभग 300 किलोमीटर दूर मालापार्ट ए क्रेटर के पास उतरा। शाम 5:23 पर हुई लैंडिंग के बाद यान ने ह्यूस्टन में मिशन नियंत्रण को एक हल्का संकेत भेजा जो बता रहा था कि यान चंद्रमा की सतह पर उतर चुका है और मिशन निदेशक टिम क्रेन ने कहा ओडिसियस को अपना नया घर मिल गया है और नियंत्रण कक्ष खुशी से गूंज उठा।
ओडिसियस नासा के कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस प्रोग्राम का दूसरा लॉन्च है, जिसका उद्देश्य छोटी एरोस्पेस कंपनी को नासा और अन्य लोगों के लिए कम लागत पर चंद्रमा पर पेलोड पहुंचाने के लिए प्रेरित करना है। ओडिसियस को विकसित करने के लिए नासा ने इंटुइटिव मशीन्स को 118 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया, जो एक टिपिकल इंटरप्लानेटरी मिशन की लागत का एक अंश है। इनके अलावा अमेरिकी कलाकार जेफ कुंस द्वारा बनाई गई 125 छोटी मूर्तियां ले गई हैं। वे चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाली पहली अधिकृत कलाकृतियां होंगी। नासा के पास ओडिसियस पर 6 पेलोड हैं, जिसमें कैमरों का एक सेट भी शामिल है, जो रॉकेट के एग्जॉस्ट के कारण उड़ने वाले धूल की तस्वीर लेगा। नासा चंद्रमा पर स्वयं के मिशनों के लिए टेक्नोलॉजी का परीक्षण करने के लिए CLPS उड़ानों का उपयोग करना चाहती है, जिसमें 2026 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की योजना शामिल है। आइए जानते हैं नासा ने जिन 6 पेलोड्स को भेजा है वे कौन कौन हैं और वे चंद्रमा पर क्या अध्ययन करने वाले हैं। LN-1 एक छोटा क्यूबसेट आकार का फ्लाइट हार्डवेयर एक्सपेरिमेंट जो भविष्य की सरफेस, ऑर्बिटल ऑपरेशंस और ऑटोनोमस नेविगेशन के लिए नेविगेशन और संचार कार्यक्षमता को एकीकृत करेगा। LRA 8 रेट्रो रिफ्लेक्टर का एक समूह जो सटीक लेजर रेंजिंग को सक्षम बनाता है, जो कि परिक्रमा करने वाले या उतरने वाले अंतरिक्ष यान से लैंडर पर रिफ्लेक्टर के बीच की दूरी का माप होगी। LRA एक निष्क्रिय ऑप्टिकल उपकरण है जो आने वाले दशकों तक चंद्रमा पर एक परमानेंट लोकेशन मार्कर के रूप में कार्य करेगा। NDL यह एक लाइडर बेस्ड डिसेंट और लैंडिंग सेंसर है। यह उपकरण रडार सिद्धांतों पर काम करता है, लेकिन 3 ऑप्टिकल दूरबीनों के माध्यम से उत्सर्जित लेजर पल्स का उपयोग करता है। NDL लैंडिंग के दौरान हाई प्रिसीजन के साथ वाहन के वेग और ऊंचाई को मापेगा। RFMG यह रॉकेट प्रोपेलेंट गेज का उपयोग कम गुरुत्वाकर्षण वाले अंतरिक्ष वातावरण में अंतरिक्ष यान प्रोपेलेंट की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। सेंसर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए RFMG ओडिसियस के टैंक में क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट की मात्रा या द्रव्यमान को मापेगा, डेटा प्रदान करेगा जो भविष्य के मिशनों पर प्रोपेलेंट उपयोग की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है। ROL-SES 4 एंटीना और एक लो फ्रीक्वेंसी रेडियो रिसीवर सिस्टम को चंद्रमा के सतह के पास गतिशील रेडियो एनर्जी इन्वायरमेंट का अध्ययन करने और पता लगाने के लिए भेजा गया है कि सतह के पास प्रकृति और ह्यूमन जेनरेटेड एक्टिविटी कैसे साइंस इन्वेस्टिगेशन के साथ इंटरैक्ट करती है। SCAL-PSS लैंडर के इंजन द्वारा चंद्रमा की सतह पर उतरना शुरू करने से लेकर इंजन बंद होने तक बनाए गए धूल के गुब्बार की स्टीरियो और स्टिल इमेज को कैप्चर करने के लिए 4 कैमरों का एक सेट है। इन सभी इंस्ट्रूमेंट द्वारा कलेक्टेड डेटा का उपयोग नासा अपने भविष्य के मून मिशन में करेगी। इंटुइटिव मशीन्स की सफलता से पहले केवल सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियां अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, भारत और जापान ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को धीरे से उतारा था। यह पहली बार है कि कोई अमेरिकी अंतरिक्ष यान उस क्षेत्र में उतरा जहां भारत पहले ही दक्षिणी ध्रुव के पास अपने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड करा चुका है। वैज्ञानिक इस क्षेत्र में इसलिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं क्योंकि यह जमे हुए पानी का घर हो सकता है। उस बर्फ का उपयोग पीने योग्य पानी, ईंधन और अंतरिक्ष यात्रियों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। नासा के पेलोड्स चंद्रमा के धूल के व्यवहार का अध्ययन करेंगे क्योंकि अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों ने इन धूल के कारण गंभीर समस्या जैसे स्पेससूट में खरोंचन और उनके उपकरणों को अवरुद्ध करने वाला पाया था। नासा के वैज्ञानिक यह बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं कि लैंडिंग क्राफ्ट लैंडिंग के समय धूल को किस तरह सतह से उछालता है और वापस बैठने में कितना समय लगता है। ओडिसियस अंतरिक्ष यान में मीथेन आधारित रॉकेट ईंधन जलाने वाला पहला यान है जो पारंपरिक रॉकेट प्रोपेलेंट्स की तुलना में अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल है, लेकिन उनके साथ काम करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि उन्हें अत्यधिक कम तापमान पर रखना पड़ता है। कई अन्य एरोस्पेस कंपनियां भविष्य में मीथेन ईंधन का उपयोग करने की योजना बना रही है।
इंटुइटिव मशीन्स द्वारा ओडिसियस अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग भविष्य में कई महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी, जैसे प्राइवेट सेक्टर रोल इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। ओडिसियस नासा के कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस कार्यक्रम के तहत पहली सफल निजी मून लैंडिंग का प्रतीक है। यह स्पेस एक्सप्लोरेशन में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका का प्रतीक है, जो आगे सहयोग और इनोवेशन का मार्ग प्रशस्त करता है। निजी भागीदारी बढ़ाने से कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा, तब संभावित रूप से लागत कम हो सकती है और स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रयासों में तेजी आ सकती है। एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ स्पेस ट्रैवल। हालांकि अभी तक यात्री मिशनों की पेशकश नहीं की गई है, लेकिन ओडिसियस जैसे निजी मिशनों की सफलता लंबे समय में अंतरिक्ष यात्रा के लिए टोटल कॉस्ट में कमी लाने में योगदान कर सकती है। यह स्पेस एक्सप्लोरेशन को संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ बना सकता है। प्राइवेट कंपनियां मौजूदा सरकारी स्पेस एजेंसियों के कुछ लक्ष्यों को पूरा करते हुए मून लैंडर जैसे स्पेसिफिक क्षेत्रों को पूरा कर सकते हैं। इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। ओडिसियस की सफलता भविष्य की पीढ़ियों को एक शक्तिशाली संदेश भेजती है, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन की बढ़ती संभावनाओं को प्रदर्शित करती है। यह युवा दिमागों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्रों में करियर बनाने और आगे की स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रयासों में योगदान देने के लिए प्रेरित कर सकता है। लैंडिंग के लिए नेविगेशन डॉपलर लाइडर को पुनः उपयोग करने जैसे मिशन की सरलता भविष्य की जनरेशन को स्पेस एक्सप्लोरेशन चुनौतियों के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन खोजने के लिए प्रेरित कर सकती है। कुल मिलाकर ओडिसियस मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें इसकी एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और भविष्य की पीढ़ियों के लिए निरंतर प्रेरणा की क्षमता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आप इस तरह की कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आप कभी भी कोई वीडियो मिस ना करें। इसी तरह अपना और दूसरों का रचनात्मक नॉलेज बढ़ाते रहें और वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।